30 जनवरी 2018। घड़ी में रात के ठीक 10:30 बज रहे थे। ईरान की राजधानी तेहरान गहरी नींद में सो रही थी। सर्द हवाएं चल रही थीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लेकिन इसी सन्नाटे को चीरते हुए शहर के शोर बाद डिस्ट्रिक्ट के एक सुनसान कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जो आने वाले वक्त में दुनिया की नींद उड़ाने वाला था। ये कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जब दुनिया की सबसे शातिर, सबसे खूंखार और सबसे रहस्यमयी एजेंसी एक ऐसे मिशन को अंजाम देने जा रही थी जिसे सोचना भी पागलपन था। टारगेट था एक मामूली सा दिखने वाला गोदाम। बाहर से देखने पर लगेगा कि यहाँ शायद पुराने टायर्स या रद्दी कागज रखे होंगे, लेकिन उस टिन की छत के नीचे कंक्रीट के फर्श पर रखी उन भारी भरकम लोहे की अलमारियों में कुछ ऐसा बंद था जिसकी कीमत अरबों डॉलर नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां थीं। वहां मौजूद थे 20 लोग। न उनके चेहरों पर कोई शिकन थी, न हाथों में कोई कंपन। उनके पास वक्त था सिर्फ सुबह के 5 बजे तक का। 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो खेल खत्म। न कोई गवाह बचता, न कोई सबूत। ये कहानी उस नामुमकिन चोरी की है जिसने एक देश ईरान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। उस रात उन 32 तिजोरियों के ताले पिघलाकर आखिर क्या निकाला गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने ईरान की चाक चौबंद सुरक्षा को धता बताते हुए उसकी नाक के नीचे से ये सब कुछ निकाल लिया? वो कौन सा राज था जिसे ईरान ने पाताल लोक से भी नीचे छिपा रखा था? कैसे सुबह होने से पहले ही वो आधा टन वजन का खुफिया खजाना ईरान की सरहदों से बाहर स्मगल भी कर दिया गया? और कैसे इस एक रात ने 2025 के आज के भारत और दुनिया की सुरक्षा को तय किया? हम आपको बताएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑपरेशन की एक एक सेकंड की कहानी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, इस जाबांजी पर आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ईरान के सबसे खुफिया ठिकाने पर आधी रात को धावा, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी का सबसे खतरनाक मिशन। 6.5 घंटे, 20 जासूस और 32 तिजोरियों का वो राज जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। हॉलीवुड की फिल्मों को मात देती असली कहानी जब सुबह होने से पहले ईरान से गायब हो गया 500 किलो का परमाणु खजाना। एक ऐसी चोरी जिसने बदल दी मिडिल ईस्ट की तकदीर। ईरान का सबसे बड़ा झूठ दुनिया के सामने हुआ बेनकाब। वो खौफनाक हथियार जो 32 तालों में था बंद। इजराइल की मोसाद ने दुनिया को दिखाया ईरान का असली चेहरा। तो चलिए रिवाइंड का बटन दबाते हैं और इस खेल की जड़ तक जाते हैं। आखिर ये नौबत आई ही क्यों? क्यों किसी देश के घर में घुसकर डकैती डालनी पड़ी? कहानी शुरू होती है भरोसे और धोखे की उस बिसात से जो साल 2015 में बिछाई गई थी। दुनिया को लगा था कि ईरान मान गया है। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े नेताओं ने ईरान के साथ हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई और दुनिया से कहा, मुबारक हो, अब ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। कागजों पर दस्तखत हो गए, वादे किए गए और कस्में खाई गईं। ईरान ने अपनी मासूमियत का ऐसा ड्रामा रचा कि दुनिया पिघल गई। उस पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए, उसके रुके हुए पैसे वापस दे दिए गए। तेहरान में जश्न मना, मिठाइयां बंटी। लेकिन इस पूरी खुशनुमा तस्वीर में एक देश ऐसा था जो कोने में खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, या यूं कहें कि गुस्से से उबल रहा था। वो देश था इजराइल। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इन कागजी समझौतों पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। मोसाद के चीफ और उनके टॉप एनालिस्ट्स जानते थे कि जिसे दुनिया शांति समझौता कह रही है वो असल में एक टाइम बम है। उन्हें पक्की खबर थी कि ईरान ने अपनी परमाणु बम बनाने की महत्वाकांक्षा छोड़ी नहीं है, बस उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। मोसाद को शक था कि ईरान ने अपने प्रोजेक्ट अमाद को बंद करने का सिर्फ दिखावा किया है। प्रोजेक्ट अमाद यानी वो ब्लूप्रिंट, वो फॉर्मूला, वो नक्शा जिससे दुनिया को तबाह करने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए जाने थे। ईरान ने बड़ी चालाकी से एक खेल खेला। उसने अपने परमाणु कार्यक्रम की मशीनों को तो दुनिया के निरीक्षकों को दिखा दिया, लेकिन उस कार्यक्रम का जो दिमाग था, यानी वो फाइल्स, वो हार्ड ड्राइव्स, वो पेपर्स जिन पर बम बनाने की पूरी रेसिपी लिखी थी, उसे गायब कर दिया। ईरान को लगा कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार है। उसने सोचा कि इन फाइलों को किसी मिलिट्री बेस में रखेंगे तो शक होगा, किसी सरकारी दफ्तर में रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो उसने चुना तेहरान का एक धूल भरा औद्योगिक इलाका, शोरबाद। एक ऐसी जगह जहां दिन में ट्रक चलते हैं और रात में कुत्ते भौंकते हैं। वहां एक बेनाम गोदाम में उसने अपने देश का सबसे काला सच छिपा दिया। उसे लगा कि यहाँ कौन आएगा, यहाँ किसकी नजर पड़ेगी। लेकिन वो भूल गया कि मोसाद की नजरें वहां भी देख लेती हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती।
वो भूल गए कि 2025 का नया दौर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का वो मिक्सचर है जिससे बचना नामुमकिन है। ईरान का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोसाद को उस वीरान गोदाम के बारे में पता कैसे चला? क्या ये कोई तुक्का था? जी नहीं, ये थी ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर की वो जुगलबंदी जिसे जासूसी की दुनिया में मास्टरपीस माना जाता है। मोसाद ने तेहरान के अंदर अपने जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क एक्टिवेट किया जो अदृश्य था। ये जासूस कोई फिल्मों जैसे सूट बूट वाले लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जो ईरान की भीड़ में खोए हुए थे। कोई सब्जी बेचने वाला, कोई टैक्सी ड्राइवर, तो कोई उसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाला मजदूर। मोसाद ने महीनों नहीं बल्कि लगभग 2 सालों तक इस मिशन की तैयारी की। इसे कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन ओशियन। तो सोचिए, दुश्मन देश की राजधानी में उसकी नाक के नीचे उसके सबसे बड़े सीक्रेट की जासूसी करना। एक छोटी सी गलती, एक गलत फोन कॉल और सीधे फांसी। लेकिन इन जासूसों ने गजब का धैर्य दिखाया। उन्होंने पता लगाया कि ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स का मूवमेंट क्या है, वो किन फाइलों पर काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो फाइल्स जा कहां रही हैं। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गईं। खबर मिली कि रातों रात ट्रकों में भरकर कुछ भारी सामान शोरबाद के उस गोदाम में शिफ्ट किया गया है। लेकिन पक्का कैसे हो? मोसाद ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। सैटेलाइट्स को उस गोदाम के ऊपर फिक्स कर दिया गया। गोदाम के बाहर लगे कैमरों को हैक किया गया। वहां आने वाले हर शख्स, हर गाड़ी का पैटर्न नोट किया गया। और फिर मिली वो जानकारी जिसने इस मिशन की नींव रखी। जासूसों ने कंफर्म किया कि गोदाम की सुरक्षा में एक अजीब पैटर्न है। वहां मिलिट्री की वर्दी में कोई नहीं रहता ताकि किसी को शक न हो। वहां सिविल कपड़ों में कुछ गार्ड्स रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, गार्ड्स की शिफ्ट सुबह 7 बजे बदलती है। यानी सुबह 7 बजे वहां हलचल होती है, उससे पहले सन्नाटा। यही वो लूप होल था, वो कमी थी जिसका मोसाद को इंतजार था। मोसाद के हेडक्वार्टर तेल अवीव में एक वॉर रूम तैयार किया गया। वहां शोरबाद के उस गोदाम का हूबहू मॉडल बनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। लेकिन ये रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ थी। एजेंटों ने उस मॉडल पर सैकड़ों बार प्रैक्टिस की। कितनी देर में दरवाजा टूटेगा, कितनी देर में अलार्म बंद होगा, तिजोरी काटने में कितने मिनट लगेंगे, हर चीज का टाइमर सेट किया गया। उन्हें पता था कि उनके पास सिर्फ 6 घंटे 29 मिनट हैं। अगर 6 घंटे 30 मिनट हुए तो समझो सब खत्म। मिशन अब सिर्फ फाइलों का नहीं बल्कि इजराइल के अस्तित्व का सवाल बन चुका था। अगर वो फेल होते तो ईरान पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेलता और इजराइल को विलेन बना देता। रिस्क 100% था और जीत का इनाम सिर्फ एक मौका दुनिया को सच बताने का। 31 जनवरी की तारीख तय की गई। टीम को चुना गया। ये कोई आम कमांडो नहीं थे। इस टीम में शामिल थे दुनिया के बेस्ट लॉक पिकर्स, ताला तोड़ने वाले, साइबर एक्सपर्ट्स और इंजीनियरिंग के माहिर दिमाग। मजे की बात यह है कि इस टीम में सिर्फ इजरायली नागरिक ही नहीं थे, बल्कि सूत्रों के मुताबिक इसमें स्थानीय ईरानी लोग भी शामिल थे जो अपने ही शासन से नफरत करते थे। ये वो लोग थे जो सिस्टम से तंग आ चुके थे और इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी तिजोरियां। वो कोई आम अलमारियां नहीं थीं, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड की फायर प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ तिजोरियां थीं जिन्हें तोड़ना या काटना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और वहां एक दो नहीं बल्कि ऐसी दर्जनों तिजोरियां थीं। अगर वो वहां जाकर एक एक तिजोरी को चेक करते कि किसमें माल है और किसमें कचरा, तो उन्हें हफ्तों लग जाते। और उनके पास थे सिर्फ चंद घंटे। यहीं पर मोसाद की खुफिया जानकारी काम आई। उनके पास उन तिजोरियों का एग्जैक्ट मैप था। उन्हें पता था कि सैकड़ों तिजोरियों में से वो खास 32 तिजोरियां कौन सी हैं जिनमें असली मसाला भरा है। सोचिए जासूसी का लेवल क्या रहा होगा। टीम अपने साथ लाई थी एक खास हथियार, थर्मल लांस। ये कोई साधारण गैस कट्टर नहीं था। ये एक ऐसा यंत्र था जो 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, यानी लगभग सूरज की सतह के तापमान का 1/3 गर्मी पैदा करता था। ये इतना गर्म था कि लोहे और स्टील 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, यानी लगभग सूरज की सतह के तापमान का 1/3 गर्मी पैदा करता था। ये इतना गर्म था कि लोहे और स्टील को ऐसे काट सकता था जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। लेकिन इसकी एक दिक्कत थी, इससे निकलने वाली रोशनी और धुआं। अगर गोदाम के अंदर इतनी तेज रोशनी होती तो बाहर से किसी को भी शक हो जाता। इसलिए खिड़कियों को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया। धुएं को बाहर निकालने के लिए खास एग्जॉस्ट सिस्टम का जुगाड़ किया गया जो आवाज न करे। एजेंट्स के जूतों तक खास तरह के थे ताकि कदमों की आहट न हो।
उन्होंने अपने साथ जैमर लिए हुए थे ताकि उस इलाके के सारे मोबाइल नेटवर्क और पुलिस वायरलेस जाम हो जाएं। अगर कोई गार्ड जाग भी जाए और पुलिस को फोन करना चाहे तो उसका फोन डिब्बा बन जाए। हर एजेंट के पास साइनाइड की गोली नहीं बल्कि लड़ने और जीतने का जज्बा था, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें कैसी मौत मिलेगी। ईरान में जासूसों के लिए कोई जेल नहीं होती, सीधे क्रेन से लटकाया जाता है। इस डर को पीछे छोड़कर वो 20 साए उस रात मौत के मुंह में कूदने के लिए तैयार थे। और फिर घड़ी की सुई ने इशारा किया, समय हो गया था। ऑपरेशन शुरू। द हाइस्ट वो 6 घंटे 29 मिनट रात के 10:30। टीम वेयर हाउस की दीवार फांद कर कंपाउंड में उतरी। सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास किया गया। अलार्म की तारों को काटा नहीं गया बल्कि उन्हें लूप पर डाल दिया गया ताकि कंट्रोल रूम में सब कुछ नॉर्मल दिखे। फिर बारी आई उन 2 विशालकाय लोहे के दरवाजों की। हाइड्रोलिक जैक लगाकर उन्हें खामोशी से खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा किसी खजाने की गुफा जैसा था। लाइनों में लगी हुई वो ग्रे रंग की मनहूस तिजोरियां। टीम ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। हर एजेंट को अपना काम पता था। वो सीधे अपनी अपनी निर्धारित तिजोरियों की तरफ लपके और फिर शुरू हुआ वो आतिशबाजी का खेल जो किसी ने नहीं देखा। थर्मल लांस जलाए गए। नीली और सफेद आग की लपटें स्टील को चाटने लगी। गोदाम के अंदर का तापमान बढ़ने लगा। जलते हुए मेटल की तीखी गंध हवा में फैल गई। एजेंट पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं रोका। चिंगारियां उड़ रही थीं, लेकिन वो मास्क लगाए अपने काम में जुटे थे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था जहां हीरो एक झटके में ताला तोड़ देता है। यहाँ ताकत और दिमाग दोनों लग रहे थे। 32 तिजोरियां काटना कोई मजाक नहीं था। एक तिजोरी कटती, उसका दरवाजा नीचे गिरता, जिसे वो धीरे से पकड़ लेते ताकि आवाज ना हो, और फिर अंदर से निकाले जाते वो काले रंग के भारी भरकम बाइंडर्स, सीडी। हर फाइल को चेक करने का वक्त नहीं था। जो हाथ लगा उसे बोरों में भरा जाने लगा। एक तरफ तिजोरियां कट रही थीं, दूसरी तरफ ट्रकों में माल लोड हो रहा था। बीच में एक पल ऐसा भी आया जब बाहर सड़क पर गश्त लगाती पुलिस की गाड़ी गुजरी। सबकी सांसें हलक में अटक गईं। सबने काम रोक दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या पुलिस ने कुछ देखा? क्या कोई रोशनी बाहर गई? गाड़ी की हेडलाइट दीवार पर पड़ी और आगे निकल गई। एजेंटों ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और फिर से काम पर लग गए। तनाव इतना था कि हवा में महसूस किया जा सकता था। सुबह के 4 बज चुके थे। अब तक ज्यादातर काम हो चुका था, लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था, सफाई। मोसाद नहीं चाहता था कि ईरान को तुरंत पता चले कि क्या चोरी हुआ है, लेकिन उनके पास इतना सामान था, लगभग 500 किलो यानी आधा टन दस्तावेज और सीडी कि उसे छिपाना नामुमकिन था। उन्होंने फैसला किया कि वो सबूत छोड़कर जाएंगे। वो कटी हुई तिजोरियां ईरान के लिए एक संदेश होंगी कि हम आए थे और हम ले गए। 4:50 सुबह आखिरी फाइल लोड हुई। टीम ने अपना सारा साजो सामान समेटा। थर्मल लांस, खाली सिलेंडर, सब कुछ वापस पैक किया गया। वो कोई भी फॉरेंसिक सबूत जैसे बाल, पसीना या फिंगरप्रिंट वहां नहीं छोड़ना चाहते थे। 5 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। वो रहस्यमयी ट्रक उस गोदाम से बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। पीछे रह गया एक खाली गोदाम और 32 मुंह चिढ़ाती हुई कटी तिजोरियां। ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हो चुका था, लेकिन अब शुरू होना था दूसरा चरण, ए द ग्रेट एस्केप। तेहरान से निकलना, वो भी आधा टन चोरी के माल के साथ। शेर के जबड़े से मांस निकालने जैसा था। सुबह 7 बजे गार्ड्स के आने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। जैसे ही गार्ड्स गोदाम खोलेंगे, पूरे ईरान में रेड अलर्ट हो जाएगा। हर नाके पर चेकिंग होगी, हर सड़क सील होगी। इसीलिए मोसाद ने भागने का जो प्लान बनाया था वो एकदम हटकर था। उन्होंने एक बड़ा ट्रक नहीं बल्कि कई छोटी छोटी गाड़ियों और अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने स्मगलर्स के उन पुराने रास्तों का इस्तेमाल किया जिनका इस्तेमाल ड्रग्स या सामान की तस्करी के लिए होता था। उन्होंने ईरान की सीमा को पार करने के लिए फर्जी दस्तावेजों और रिश्वत का भी सहारा लिया होगा। एक थ्योरी ये भी है कि माल को उसी रात देश से बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि किसी सेफ हाउस में कुछ दिनों के लिए डंप कर दिया गया ताकि मामला ठंडा होने पर उसे निकाला जाए। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिस्क नहीं लिया गया और उसी रात बॉर्डर पार कर लिया गया, शायद अजरबैजान के रास्ते या फिर समुद्र के रास्ते। उधर सुबह 7 बजे जब शोरबाद के उस गोदाम का शटर उठा तो ईरानी गार्ड्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कटी हुई तिजोरियां, बिखरे हुए कागज। उन्हें समझ आ गया कि कयामत आ चुकी है। तुरंत फोन खड़खड़ाए। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के बड़े कमांडर नंगे पांव भागे। पूरे तेहरान में लॉकडाउन जैसा माहौल हो गया।
कौन था, कैसे आया, कहां गया, ये सवाल हवा में गूंज रहे थे, लेकिन जवाब नदारद थे। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ का चेहरा शर्म से झुक गया था। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये ईरान की इज्जत का जनाजा था। उन्होंने अपने ही लोगों को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ हुई, टॉर्चर हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। वो चिड़िया उड़ चुकी थी। मोसाद ने उन्हें उनके घर में घुसकर उनकी सबसे सुरक्षित जगह पर मात दी थी। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तमाचा था जिसकी गूंज वॉशिंगटन और लंदन तक सुनाई देने वाली थी। माल अब तेल अवीव में था। मोसाद के हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल तो था, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब शुरू हुआ उन दस्तावेजों को पढ़ने का काम। फारसी भाषा के हजारों पन्नों को ट्रांसलेट किया गया और जो सच सामने आया उसने दुनिया को हिला दिया। उन दस्तावेजों में साफ साफ लिखा था कि कैसे ईरान एक दो नहीं बल्कि 5 परमाणु बम बनाने की योजना बना रहा था, कैसे वो वॉरहेड्स को मिसाइलों पर फिट करने की टेस्टिंग कर रहा था। वो सब झूठ जो ईरान सालों से बोल रहा था, इन पन्नों पर बेनकाब हो चुका था। फिर आया 30 अप्रैल 2018 का वो दिन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने आए। पीछे एक बड़ा सा पर्दा लगा था और उस पर सजी थीं वो फाइलें और सीडी। नेतन्याहू ने एक जादूगर की तरह पर्दा उठाया और दुनिया से कहा, ईरान ने झूठ बोला। उन्होंने लाइव टीवी पर उन सीक्रेट फाइलों को दिखाया। उन्होंने दुनिया को वो नक्शे दिखाए, वो तस्वीरें दिखाई जो उस गोदाम से चुराई गई थी। इस प्रेजेंटेशन ने दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले से ही ईरान डील के खिलाफ थे, उन्हें वो ठोस सबूत मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील को रद्द कर दिया और ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई, उसकी करेंसी रद्दी हो गई। मोसाद के इस एक ऑपरेशन ने बिना एक गोली चलाए ईरान को दशकों पीछे धकेल दिया। ये ऑपरेशन सिर्फ एक जासूसी मिशन नहीं था, ये एक संदेश था। 2025 के आज के दौर में भी ये ऑपरेशन याद दिलाता है कि जंग सिर्फ सरहदों पर तोपों से नहीं लड़ी जाती, असली जंग दिमाग से लड़ी जाती है। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, सही इंटेलिजेंस है, तो आप बड़े से बड़े दुश्मन को बिना लड़े ही हरा सकते हैं। इजराइल ने साबित कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी कानून को तोड़ सकता है और किसी भी सीमा को लांघ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस रात की जब 32 तिजोरियां कटी और एक देश का गुरूर टूट गया। मोसाद के उन गुमनाम हीरोज ने वो कर दिखाया जो असंभव था। उन्होंने दुनिया को एक महाविनाश से बचा लिया। आज हम और आप जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसी ही खुफिया एजेंसियों के ऐसे ही अनसुने कारनामे होते हैं। शोरबाद का वो गोदाम आज भी खाली पड़ा है, एक खामोश गवाह की तरह। लेकिन उस रात की गूंज आज भी ईरान के गलियारों में सुनाई देती है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई। जी नहीं, इस चोरी के बाद ईरान बौखलाया हुआ था, वो बदला लेना चाहता था, लेकिन मोसाद रुकने वाला नहीं था। इस आर्काइव से मिले सबूतों में एक नाम बार बार आ रहा था, एक ऐसा आदमी जो ईरान के इस पूरे परमाणु प्रोग्राम का बाप था, वो मास्टरमाइंड जिसके दिमाग में ये सारा शैतानी खेल चल रहा था। मोसाद ने फैसला किया कि सिर्फ फाइलें चुराने से काम नहीं चलेगा, उस दिमाग को भी हमेशा के लिए खामोश करना होगा। और फिर तेहरान की एक सड़क पर दिन दहाड़े एक ऐसी मशीन गन से हमला हुआ जिसे कोई इंसान नहीं चला रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक रोबोटिक मशीन गन जो सैटेलाइट से कंट्रोल हो रही थी। कैसे मोसाद ने अपनी अगली चाल में साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल दिया और ईरान के टॉप साइंटिस्ट को उसी के घर के पास ढेर कर दिया। ये कहानी इस हाइस्ट से भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है। उस ऑपरेशन एआई की पूरी दास्तां हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। वो वीडियो मिस मत करना, वरना आप असली एक्शन से चूक जाएंगे। तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद अगर आपको भी लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना सही है। मिलते हैं अगले धमाके के साथ।